अब इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। इंडिगो संकट जो अभी तक नहीं सुलझा है, इसी को लेकर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंडिगो संकट सुनवाई से इनकार किया। एयरलाइन चलाना कोर्ट का काम नहीं है, ये मुख्य न्यायाधीश की तरफ से साफ किया गया है। निश्चित रूप से यह मामला गंभीर है, सीजीआई ने यह भी माना है। सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, इस बात को रेखांकित करते हुए सीजीआई की तरफ से इंडिगो संकट मामले में सुनवाई से इनकार कर दिया गया है। निश्चित रूप से मामला गंभीर लगता है, सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, ये कहते हुए सीजीआई ने इंडिगो संकट मामले में सुनवाई से इनकार किया। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद हैं। निपुण, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है इंडिगो के संकट मामले में, मतलब कोर्ट ये मान रहा है कि इसको देखना सरकार का काम है और सरकार इस मामले को गंभीरता से देख रही है। मामला गंभीर है निपुण। निश्चित रूप से ये साफ दिखता है कि चीफ जस्टिस ने कहा भी कि संकट गंभीर लगता है, लेकिन एयरलाइंस चलाना हमारा काम नहीं है और सरकार का ही काम है। तो जाहिर सी बात है कि कोर्ट ने कहीं ना कहीं ये माना है कि कानून की बुनियादी समझ के अभाव में याचिका दाखिल की गई और ये याचिकाकर्ता उम्मीद कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट मामले में दखल देकर स्थिति को संभालेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे मना कर दिया और कहा है कि सरकार ही अपना काम है और सरकार ही अपना काम करेगी। बहुत शुक्रिया आपका निपुण सहगल इस तमाम जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है, सरकार देख रही है इस मामले को, सरकार का काम है और सरकार इस मामले में क्योंकि गंभीर मामला है वो कुछ कदम भी उठा रही है, ये भी सीजीआई की तरफ से साफ किया गया है। इंडिगो संकट पर यह इस वक्त की बड़ी खबर, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया। निपुण सहगल हमारे साथ हैं क्या अभी? जी निपुण, मुझे यह बताइए कि मामला कौन लेकर गया था सुप्रीम कोर्ट, किसकी तरफ से याचिका लगाई गई थी और याचिका में अपील क्या की गई थी? एक वकील है नरेंद्र मिश्रा, जो कि लगातार पीआईएल दाखिल करते रहते हैं और आमतौर पे उसकी याचिकाएं खारिज भी हो जाती हैं। ये मामला भी वो लेकर पहुंचे थे और सुप्रीम कोर्ट से उन्हें उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट दखल देगा मामले में और सरकार को जरूरी निर्देश देगा और मामले में अपना एक नियंत्रण में लेकर कुछ कार्रवाई करेगा, लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया इससे। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए निपुण सहगल। तो फिलहाल कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है इंडिगो के संकट मामले में। कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि मामला गंभीर है, लेकिन साथ ही साथ कोर्ट की तरफ से ये भी कह दिया गया है कि सरकार इस मामले को देख रही है। हम आगे बढ़ेंगे। लखनऊ एयरपोर्ट पर एक परिवार ने इंडिगो की लापरवाह रवैये को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। परिवार आरोप यह लगा रहा है कि एयरपोर्ट पर भीड़ देखकर कानपुर के कल्याणपुर के रहने वाले अनूप पांडे को पैनिक अटैक आ गया और इसी वजह से उनकी जान चली गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लखनऊ एयरपोर्ट से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अनूप पांडे के घर वाले आरोप लगा रहे हैं कि वो एक नामी गिरामी कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। शुक्रवार को लखनऊ से दिल्ली और दिल्ली से बेंगलुरु की फ्लाइट पकड़ने के लिए घर से निकले थे, लेकिन भारी भीड़ की वजह से एयरपोर्ट के भीतर वो दाखिल ही नहीं हो पाए, जिसकी वजह से उन्हें मौके पर ही पैनिक अटैक आ गया। परिजन आरोप लगा रहे हैं पैनिक अटैक आने के बाद एयरपोर्ट पर उन्हें कोई मेडिकल असिस्टेंस नहीं मिला। वीडियो में एक सिक्योरिटी स्टाफ जरूर सीपीआर देते हुए दिख रहा है, जिसके बाद उन्हें होश भी आया था, लेकिन एम्बुलेंस की सुविधा मौके पर नहीं थी और ऐसे में वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका अनूप पांडे को। परिवार आरोप लगा रहा है कि यही अनूप पांडे की मौत की वजह बनी है। अब परिवार मांग कर रहा है अनूप पांडे की मौत का जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो धुंधली करके हम ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि ये तस्वीर आपको विचलित कर सकती है। कानपुर के रहने वाले अनूप पांडे सफर पर निकले थे, लखनऊ एयरपोर्ट से उन्हें फ्लाइट लेनी थी, पहले लखनऊ से दिल्ली, फिर दिल्ली से आगे बेंगलुरु जाना था, लेकिन परिवार आरोप लगा रहा है कि इतना ज्यादा भीड़ भड़क्का एयरपोर्ट पर देखकर अनूप पांडे को पैनिक अटैक आया। और ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ एयरपोर्ट पर कर्मचारी उन्हें सीपीआर देते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये सीपीआर देने के बाद कुछ देर के लिए अनूप पांडे को होश भी आया, लेकिन एम्बुलेंस तब भी नहीं आई, कोई मेडिकल हेल्प अनूप पांडे को नहीं दी गई और परिवार इसीलिए कटघरे में कहीं ना कहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी और जो एयरपोर्ट का संचालन करते हैं उन तमाम लोगों से लेकर एयरलाइंस तक को कटघरे में खड़ा कर रहा है। हमारे लखनऊ एयरपोर्ट में वहाँ के जाने के बाद उन्होंने पाया कि बहुत से लोग पहले से ही गेट पे पूरा जाम लगा हुआ था और बहुत से होपलेस लोग वहाँ पे थे और वो ऐसे ही कह रहे थे नहीं फ्लाइट कैंसिल हो गई है, तो उनको एंट्री भी नहीं मिल रही थी और थोड़ा सा ये लेट हो जाने के कारण में पूरा नर्वस हो गए और पैनिक हो गए। पैनिक हो जाने के बाद में इनको वहीं पे कार्डियक अटैक आया, जो कि एयरपोर्ट वाले बता रहे हैं। होने के बाद में वहाँ पे सारी भीड़ इकट्ठा हुई, उनको कोई भी प्राथमिक उपचार नहीं मिला,
कोई भी डॉक्टर की टीम वहाँ पे नहीं पहुँची, बस वहाँ पे जितने भी ग्राउंड स्टाफ थे वो बस उनको ऐसे हाथ सहला रहा, कोई कुछ भी कर रहा है, कुछ नहीं। वीडियो के माध्यम से हमें पता चला है कि उनको कार्डिक जो अटैक था वो उनका रिकवर हो गया, लेकिन तत्पश्चात कोई भी एम्बुलेंस भी नहीं उनके पास पहुँची जो वो प्राथमिक उपचार भी कहीं पता कर सकें। तो ये बदइंतजामी है इस समय एयरपोर्ट्स पर। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन है इंडिगो एयरलाइन। इंडिगो का आप जानते हैं घरेलू एविएशन बाजार में जो हिस्सेदारी है वो करीब 65% है। 65% जो घरेलू एविएशन है उस पर इंडिगो का कब्जा है। 3 दिसंबर से अब तक इंडिगो ने 5000 से ज्यादा अपनी उड़ानें रद्द की हैं और ये उड़ानें रद्द करने का सिलसिला आज इस संकट का 6वां दिन है, आज भी जारी है। फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं या फिर बहुत देरी से उड़ान भर रही हैं और देश भर के लाखों यात्री इंडिगो की इस बदइंतजामी से प्रभावित हुए। आज दिल्ली एयरपोर्ट प्रशासन ने भी यात्रियों को सलाह दी है एयरपोर्ट आने से पहले अपनी उड़ानों की ताजा स्थिति वो जरूर चेक कर लें। लेकिन दिक्कत तो ये है ना कि जो एयरलाइंस है उसकी तरफ से अपडेट किया ही नहीं जा रहा है। एयरलाइंस की तरफ से यात्रियों को समय रहते सूचना दी नहीं जा रही और यात्री जाहिर सी बात है अपनी फ्लाइट के टाइम के हिसाब से समय रहते एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं, लेकिन जब एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तब पता चलता है कि फ्लाइट तो कैंसिल हो गई है या फ्लाइट तो कई घंटों की देरी से है। इंडिगो का संकट लगातार बरकरार है और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी अगर हम आपको दिखाएं तो देखिए कि कई ऐसे इंडिगो की फ़्लाइट्स हैं जो फ़िलहाल कैंसिल हैं और कैंसिल होने की वजह से तमाम जो यात्री हैं उनको दिक्कत हो रही है। सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए जो इंडिगो की कलकत्ता की फ़्लाइट है, ये आपको मैं तस्वीरों में दिखा रहा हूँ। कलकत्ता की फ़्लाइट, इंडिगो की जो हैदराबाद की फ़्लाइट है वो निरस्त है और तमाम इसी तरीके के जो फ़्लाइट्स हैं, ये आप जम्मू का देखिए 6E6757 वो भी निरस्त हैं। सबसे बड़ी बात है कि तमाम जो फ़िलहाल लोग हैं वो भी परेशान हैं, चाहे वो बेंगलुरु जाना चाहें वहाँ की फ़्लाइट निरस्त है। इंडिगो का जो संकट है वो लगातार अभी बरकरार है और ऐसे में तमाम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ और लोग हैं, आपकी भी क्या फ़्लाइट कैंसिल हुई है? हाँ सर, बेंगलोर के लिए सर फ़्लाइट मेरी कैंसिल हुई है। कब से वेट कर रहे हैं? सर मैं तो सुबह 5 बजे से वेट कर रहा हूँ। बताया इंडिगो की तरफ से कुछ जानकारी? कुछ नहीं सर, यहाँ से वहाँ भेज रहे हैं, वहाँ से यहाँ भेज रहे हैं और कोई कुछ रिस्पांस नहीं मिल रहा है सही से सर। इंडिगो भले ही ये कह रहा है कि वो तमाम कोशिशें कर रहा है कि वो जल्द से जल्द तमाम लोगों की जो समस्याएं हैं वो दूर करेगा और उसके लिए वो सॉरी भी करते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस तमाम परेशानी की जिम्मेदारी किसकी है, जवाबदेही किसकी है? और ये वो यात्री हैं जिन्होंने अपने घर जाने के लिए पैसे दिए हैं कि एक बेहतर यात्रा हो, लेकिन यात्रा ऐसी कि वो एयरपोर्ट पर इंतज़ार कर रहे हैं। अगले दिन की फ़्लाइट उन्हें बताई जाती है, ना उन्हें एकोमोडेशन की जानकारी दी जाती है और ना ही उन्हें ये बताया जाता है कि उनका पैसा उन्हें कब मिलेगा। दरअसल दिक्कत तो यही हो रही है ना इंडिगो के मामले में कि ना कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार हो रहा है और ना ही किसी की जवाबदेही तय हो रही है। दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो के यात्रियों के सामान का जैसे अंबार लगा हो। इंडिगो को कल तक सबका सामान वापस करना था, लेकिन अब तक हालात तो जस के तस हैं। ऐसे में सवाल है कि यात्री करें तो क्या करें, जाएं तो कहां जाएं, कैसे जाएं? सामान तो यहां फंसा हुआ है। इंडिगो की संकट को लेकर जहां एक और यात्री परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर एबीपी न्यूज़ आपको वो तस्वीर दिखा रहा है जिस तस्वीर को देखकर आप ये सोचेंगे कि ये यात्रियों के वो बैग हैं जिन्होंने चेक इन की, जिनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई और उनके लगेज अब फंस गए। आप देखिए एक बड़ा सा अंबार। कल भी इसी तरीके की तस्वीरें आपको एबीपी न्यूज़ ने दिखाया और आज भी ये जो लगेज है वो जस के तस पड़े हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये इंडिगो की जिम्मेदारी थी कि वो इस लगेज को यात्रियों को मुहैया कराएं और कल तक का समय भी दिया गया था इंडिगो को कि तमाम जो सामान है वो पहुंचाएं, लेकिन अभी देखिए स्थिति जो है वो जस की तस है। हालांकि इंडिगो की तरफ से जब हमने बात करने की इस मामले में कोशिश की तो उनकी तरफ से कहा गया है कि वो यात्रियों के घर पर ये तमाम जो लगेज है वो पहुंचा रहे हैं। अगर किसी भी यात्री को लगेज को लेकर समस्या है तो वो एयरपोर्ट पर आकर अपना लगेज ले सकते हैं या प्रायोरिटी बेसिस पर हम उनके लगेज को देते हैं। बड़ी समस्या ये है कि लगेज का एक बड़ा ढेर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। आप देखिए तस्वीरों में तमाम जो बैग्स हैं यात्रियों के वो फंसे पड़े हुए हैं और ऐसे में अब ये एक बड़ा संकट इंडिगो के लिए भी है कि उन तमाम यात्रियों के एड्रेस पर या उन यात्रियों तक ये बैग कैसे पहुंचाए जाएं। क्या ये लगेज उन तक पहुंचेगा और अगर पहुंचेगा तो कब पहुंचेगा, इसकी फ़िलहाल जवाबदेही किसी की नहीं है।
इंडिगो की तरफ से ये कहा गया है कि वो तमाम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल इस मामले में ये भी है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में बैग तमाम यात्रियों को मिलेंगे कब और उनके घरों तक पहुंचेंगे कब, ये एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं अभी भी बना हुआ है। तो इंडिगो में सफर करने वाले यात्री आज भी बेहद त्रस्त नजर आ रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक गुजरात की महिला यात्री, उनका तो सब्र का बांध टूट गया जब इंडिगो की ओर से पुख्ता जानकारी उन्हें नहीं मिली। महिला यात्री गुजरात के बड़ौदा की रहने वाली है, 32 घंटे से एयरपोर्ट पर फंसी हुई थी। इसके बाद तो उनका गुस्सा जैसे फूट पड़ा। इंडिगो की महिला कर्मचारी को उन्होंने जमकर खरी खोटी सुनाई और ये वीडियो है उनका जो सामने आया है, इसमें वो इंडिगो एयरलाइंस पर भड़ास निकालती नजर आ रही है। देखिए जो ग्राउंड स्टाफ है, अब उसकी भी यहां पर कोई जिम्मेदारी करे तो क्या करे ग्राउंड स्टाफ भी, उसको सिर्फ यात्रियों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यात्रियों की परेशानी जरा आप समझिए, ये महिला यात्री 32 घंटे से एयरपोर्ट पर फंसी हुई थी, करे तो क्या करेंगे? तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो बताइए मुझे। मेरे तरफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मुझे आज की फ्लाइट दीजिए। I'm traveling for more than 32 hours. I need to go home. मैं बड़ौदा में रहती हूँ, मैं उतरने वाली थी अहमदाबाद। आप मुझे मुंबई उतार सकते हो तो मुंबई उतारिए। I want to go home today by you. Talk to some other airlines if you want to talk. इंडिगो संकट का छठा दिन है आज, हालात नहीं संभल रहे। अभी भी इंडिगो एयरलाइंस की यह बदइंतजामी यात्रियों पर भारी पड़ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, संसद की कार्रवाई चल रही है और ऐसे में रुपए की गिरती कीमत को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से लाचारी जताई गई है। बाजार के हिसाब से डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत, यह सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। वित्त राज्य मंत्री हैं पंकज चौधरी, उन्होंने संसद में बयान दिया है डॉलर के मुकाबले लगातार रुपया गिर रहा है और उस पर यह बयान जो दिया गया है वित्त राज्य मंत्री की तरफ से। दरअसल आज भी $1 की कीमत जो है वो 90 रुपए के पार बनी हुई है। डॉलर के मुकाबले रुपये का मूल्य बाजार आधारित होता है और यहां तक कि कोई रेंज भी निर्धारित नहीं की जाती है और सरकार इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करती है। विशेष परिस्थिति में आरबीआई द्वारा डॉलर की सप्लाई पर निगरानी रखा जाता है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष इस वक्त मौजूद हैं। आशीष, डॉलर और रुपया जो हो रहा है वो बाजार के हिसाब से भाव तय हो रहा है, साफ तौर पर सरकार की तरफ से यही जवाब है जो सदन में दिया गया है। जी हाँ बिल्कुल, और बड़ा सरप्राइजिंग है कि इस तरह से खुल करके उन्होंने एडमिट किया है कि केंद्र सरकार इसको रेगुलेट करने के लिए कुछ नहीं कर सकती। आपने वो बयान भी सुनाया और वो एकदम स्पष्ट कह रहे हैं कि बाजार आधारित है और इसकी रेंज भी निर्धारित नहीं कर सकते। फिर कहते हैं कि विशेष परिस्थिति में सरकार नजर रखती है। तो और विशेष परिस्थिति क्या होगा रोमाना, ये सवाल तो उठता है। 90 से नीचे गिरता जा रहा है, सेंचुरी लग जाएगी तब आपको विशेष परिस्थिति दिखेगी। बड़ा सवाल है और मुझे लगता है कि बड़ा निराशाजनक जवाब है। केंद्र सरकार से उम्मीद की जाती है कि कोई ना कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म तो ऐसा इन प्लेस लाएंगे या कोई ना कोई करेक्टिव स्टेप उठाएंगे कि कम से कम रुपए की वैल्यू बनिस्बत डॉलर थोड़ी मजबूत हो। ऐसे समय पर जब ये लोकसभा में सवाल पूछा गया, जबकि वैल्यू धड़ाधड़ गिरती जा रही है, वैसे में वित्त राज्य मंत्री, और मैं बताऊं मैं गैलरी में था, वित्त मंत्री सामने बैठी हुई थी, तब ये जवाब आया। बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं, आज संसद में इंडिगो संकट का मुद्दा उठेगा। कांग्रेस लोकसभा में इस मुद्दे को उठाने की तैयारी में है। दोपहर 12 बजे संसद में इंडिगो का मुद्दा उठाएगी कांग्रेस पार्टी। लगातार 6 दिन से परेशान हो रहे हैं इंडिगो के यात्री। आज भी इंडिगो की 200 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई हैं। संकट में है यात्री, त्रस्त है हवाई यात्री। इंडिगो समस्या का समाधान कर नहीं पा रहा और इस सारी परेशानी का खमियाजा यात्रियों को उठाना पड़ रहा है। ऐसे में बड़ी खबर यह कि दोपहर 12 बजे कांग्रेस ने तैयारी की है, इंडिगो संकट का मुद्दा कांग्रेस संसद में उठाएगी। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन आशीष, वंदे मातरम के 150वें साल पूरे होने के मौके पर 12 बजे से तो सदन में चर्चा होनी है और ऐसे में कांग्रेस की तरफ से जो इंडिगो का मुद्दा उठाने की बात दोपहर 12 बजे कही जा रही है, मतलब फिर से पक्ष विपक्ष के बीच टकराव का मुद्दा बनने वाला है ये? जी मुझे लगता है कि विपक्ष ये रणनीति सोच समझकर बनाया है, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से लगातार जिस तरह से रोमाना हम देख रहे हैं कि ये तक कहा गया कि किसी तरह से रेस्टोर कर लिया जाएगा नॉर्मलसी को,
आने वाले 1-2 रोज़ में, 2-3 दिन पहले जिस तरह से क्लेम किया गया था वो अभी तक नहीं हुआ, तो विपक्ष ये दिखाना चाह रहा है कि वो लोगों से जुड़े मुद्दे को सदन में कम से कम उठाना चाहता है। मैं तो आपको बताऊं, अगर आप हल्के अंदाज में 2 रोज़ पहले फ्राइडे शुक्रवार को जब मैं संसद के अंदर था तो मैं देख रहा था तमाम सांसद ही इसको लेकर के बड़े परेशान थे कि हमको वापस कंस्टिट्यूएंसी या अपने प्रांतों में जाना है और प्राइसेस ऐसे अप जा रही हैं। उस दिन भी क्वेश्चंस लगाए जा रहे थे और आज बाकायदा ये तय किया है ऑपोजिशन ने कि इस मामले को रेस किया जाएगा, सरकार से जवाब तलब किया जाएगा। सभी जानते हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रही है, 12:15 के करीब वक्त है जब प्रधानमंत्री बोलना शुरू करेंगे और वंदे मातरम पर डिबेट शुरू होगी। लेकिन मुझे लगता है कि उसके पहले ये लोगों से जुड़ा हुआ मसला है जिसमें करोड़ों लोग परेशान है, लेंथ एंड ब्रेथ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, इस पर सरकार को शांत नहीं बैठने देना चाहते। ऐसा दिखना चाहती है विपक्ष कि वो लोगों से जुड़े इस मुद्दे को उठा रही है सदन में। शायद यही वजह है कि ये तय किया गया है कि आज इसको 12 बजे क्वेश्चन आवर के बाद रेस किया जाएगा और सरकार से जवाब तलब विपक्ष करने की कोशिश करेगा। बिल्कुल, अभी तो लोकसभा में प्रश्नकाल चल रहा है और ऐसे में दोपहर 12 बजे, जैसा कि हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह बता रहे हैं, विपक्ष खासतौर से कांग्रेस ने तैयारी की है संसद में इंडिगो संकट का मुद्दा उठाने की। इंडिगो संकट को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया। ये एक और बड़ी खबर आ रही है, बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में इंडिगो संकट को लेकर सुनवाई होगी। सरकार पहले ही कुछ निर्देश जारी कर चुकी है, यह भी दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। इस बीच ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था और मैंने कुछ देर पहले आपको जानकारी दी थी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इंडिगो संकट मामले में सुनवाई से इनकार कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह माना गया मामला गंभीर है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार इस मसले को देख रही है। अब यह खबर आ रही है कि दिल्ली हाईकोर्ट इंडिगो संकट मामले में सुनवाई को तैयार, बुधवार को होगी सुनवाई। इस बीच बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है। 1 करोड़ के इनामी नक्सली ने छत्तीसगढ़ में सरेंडर किया है। नक्सली जिसका नाम रामधेर मज्जी बताया जा रहा है। रामधेर मज्जी, इसने अपने पूरे ग्रुप के साथ सरेंडर किया है। 1 करोड़ का इनामी नक्सली ये रामधेर मज्जी। रामधेर मज्जी ने अपने पूरे ग्रुप के साथ सरेंडर किया, अपने हथियारों के साथ सरेंडर किया। छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ जिले के पकरकट्टा में सरेंडर किया है नक्सली रामधेर मज्जी ने। यही वो नक्सली रामधेर मज्जी है, इसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। हथियार के साथ इसकी ये तस्वीर आपके सामने है। रामधेर मज्जी बड़ा नक्सली, 1 करोड़ का इस पर इनाम था और मज्जी समेत 12 नक्सलियों ने अपने अपने हथियारों के साथ सरेंडर किया है। तो पूरे अपने ग्रुप के साथ नक्सली रामधेर मज्जी ने सरेंडर कर दिया है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जोन नक्सलियों से आप ये कह सकते हैं कि अब आजाद हो गया है। सीधे लेकर चलेंगे आपको, हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त मौजूद हैं। विशाल, एक और नक्सली और उसका सरेंडर, पिछले कुछ समय से ये सिलसिला लगातार जारी है। या तो इनामी नक्सली ढेर हो रहे हैं या फिर सरेंडर कर रहे हैं और इसी के साथ मार्च 2026 तक वो लाल आतंक से देश को मुक्त करने का जो संकल्प सरकार ने किया है उसी की प्रतिबद्धता नजर आती है। बिल्कुल, देखिए, सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी कामयाबी है कि रामधेर मज्जी, जो कि हिडमा का समकक्ष था, उसने आज आत्मसमर्पण कर दिया है और उसके ऊपर 1 करोड़ का इनाम था। सिर्फ रामधेर मज्जी ने नहीं बल्कि उसके साथ में 12 जो नक्सली थे, जिसमें 6 महिलाएं और 6 पुरुष, उन्होंने भी यहाँ पर सरेंडर किया है। बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए सुरक्षा एजेंसियों ने। देखा जाए तो सुरक्षा एजेंसियों के लिए और सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि जो ये एमएमसी जोन है, जिसे ट्राई जंक्शन कहा जाता है, गढ़चिरौली, बालाघाट मध्य प्रदेश का और राजनांदगांव छत्तीसगढ़ का, वो एक तरह से एमएमसी जोन नक्सल मुक्त कहा जाएगा। और रामधेर मज्जी क्योंकि इस एमएमसी जोन में काफी एक्टिव था, काफी बड़ा नक्सली यहाँ माना जाता था, हिडमा का समकक्ष था, और उसके आत्मसमर्पण के बाद इस एमएमसी जोन को नक्सल मुक्त कहा जा सकता है। एक बड़ी कामयाबी सरकार को और सुरक्षा एजेंसियों को मिला है और मार्च 2026 का जो टारगेट है कि नक्सल मुक्त बनाना है पूरे इलाके को, वो उस दिशा में बढ़ता हुआ एक बड़ा कदम है और 13 नक्सलियों ने अब तक आत्मसमर्पण किया आज सुबह से। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये रामधेर मज्जी की तस्वीर आप देख रहे हैं, बड़ा नक्सली जिस पर 1 करोड़ का इनाम था, इसी नक्सली ने सरेंडर कर दिया है और इसके साथ साथ इसके तमाम जो साथी थे, जो इसका ग्रुप था, उन सभी नक्सलियों ने सरेंडर किया। ये 2 तस्वीरें, एक तरफ रामधेर मज्जी, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो उसने सरेंडर किया है आज अपने सभी नक्सली साथियों के साथ, अपने साथ मौजूद हथियारों के खेप के साथ।
तो वो तस्वीर भी दूसरी तरफ आप देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर वो जो ट्राई जंक्शन जिसका जिक्र अभी विशाल पांडे कर रहे थे ना, वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यहां पर ये नक्सली रामधेर मज्जी जो ऑपरेट करता था। अब आप ये कह सकते हैं जिस तरीके से पिछले कुछ समय से इन इलाकों में या तो नक्सली ढेर हो रहे हैं या फिर सरेंडर कर रहे हैं, ये पूरा इलाका जो है वो नक्सली मुक्त होता हुआ अब नजर आ रहा है। और इसी के साथ सरकार ने अपने लिए जो लक्ष्य रखा था मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त करने का, उस दिशा में एक और मजबूत कदम सरकार का नजर आ रहा है। तारीफ करनी होगी अपने सुरक्षा बलों की, जिनका दबदबा अब उन इलाकों में कायम होता हुआ नजर आ रहा है जहां कभी लाल आतंक का परचम लहराया करता था। आगे बढ़ रहे हैं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में, जिस बाबरी मस्जिद की नींव टीएमसी के पूर्व विधायक हुमायूं कबीर ने रखी, उसके लिए दान में आए रुपयों की गिनती भी की जा रही है। हुमायूं कबीर के घर पर इन पैसों को लाया गया है, जहां पर लोग अब पैसों की गिनती में जुटे हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं कैसे हुमायूं कबीर के घर के अंदर मौजूद कमरे में नोटों का अंबार लगा हुआ है। बहुत से लोग नोटों को गिनने के काम में जुटे हैं। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद को लेकर सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से टीएमसी ने हुमायूं कबीर को पार्टी से बाहर कर दिया है। इसके बावजूद हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी 6 दिसंबर को, और उनके ही घर पर मस्जिद के लिए जो चंदा इकट्ठा हुआ है वो दान पहुंचा हुआ है, और उन्हीं के घर पर यह गिनती की जा रही है। तो ये जो नोटों की गिनती हो रही है, ये मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर टीएमसी के निलंबित नेता, उन्होंने जो नींव रखी है बाबरी मस्जिद की मुर्शिदाबाद में, उसको बनाने के लिए जो चंदा इकट्ठा हुआ है उसी की गिनती की जा रही है। असम में जोरहाट जिले में फांसी अली इलाके में भयानक आग लग गई। आग तेजी से फैली और करीब 25 किराए के मकान थे, सब जलकर खाक हो गए। मैं आपको वीडियो दिखाने जा रही हूं, इलाके के कई मकान कैसे आग की जद में हैं। पहले गली के एक मकान में आग लगी थी और उसके बाद तेजी से यह आग फैलना शुरू हो गई। आग ने कई छोटे मकानों को अपनी चपेट में लिया। करीब 25 मकान पूरी तरह जलकर खाक हो गए। इनमें रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। इलाके में जो गाड़ियां खड़ी हुई थी वो भी जल गई। जिस वक्त ये आग लगी थी उस वक्त कई घरों में आग लगने की वजह से सिलेंडर फटते चले गए और इसी वजह से आग फैलती चली गई। लोग दहशत में आते चले गए। हालांकि बाद में फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक तो बहुत कुछ जलकर खाक हो गया था। इस घटना में किसी जान के नुकसान की खबर नहीं है, ये गनीमत रही। अगली खबर बिहार की राजधानी पटना से है। पटना में नई सरकार के गठन के बाद ऑपरेशन बुलडोजर लगातार जारी है। बिहार में कई जगहों पर सड़कों पर अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ प्रशासन जबरदस्त कार्रवाई कर रहा है। आज कई इलाकों जैसे छोटी पहाड़ी इलाका, अगमकुआं, गांधीनगर, यहां सड़क पर अस्थायी तौर पर अतिक्रमण कर बनाए गए अवैध निर्माण को गिरा दिया गया। कई सरकारी संपत्तियों पर भूमाफिया ने अतिक्रमण कर निर्माण कार्य करा लिया था। प्रशासन ने उसे बुलडोजर से तोड़ दिया। इस दौरान अतिक्रमणकारियों ने जमकर विरोध किया, लेकिन भारी पुलिस बल के चलते किसी की ज्यादा कुछ करने की हिम्मत नहीं हो पाई है। कई मकान मालिकों ने सड़क पर बाउंड्री वॉल भी बनवा ली थी, उसे भी प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। किसी भी विरोध से निपटने के लिए सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए थे और इसीलिए बुलडोजर वाला ये एक्शन सफलतापूर्वक शांतिपूर्ण तरीके से पटना में अंजाम तक पहुंच पाया। अब खबर गुजरात से है, जहां कच्छ में सुबह सुबह मेगा डिमोलिशन अभियान चलाया गया है। इसके तहत कांडला इलाके में मौजूद मीठा पोर्ट पर बड़े पैमाने पर अवैध अतिक्रमण था। जेसीबी और दूसरी भारी भरकम मशीनों से इसे हटा दिया गया। ये जो अतिक्रमण हटाओ अभियान है, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों की निगरानी में इसको अंजाम दिया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे पुलिस के अधिकारियों के साथ पोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी अवैध अतिक्रमण को हटाने में जुटे हैं। इस कार्रवाई में पुलिस और दूसरे विभाग के 40 अधिकारी और करीब 500 कर्मचारी मौके पर मौजूद थे। इन्होंने 4000 से 5000 की आबादी वाले इस पूरे इलाके में जो अवैध निर्माण था वो पूरी तरह जमींदोज कर दिया। जिस जमीन को खाली कराया गया है करीब 100 एकड़ जमीन है ये। इसकी कीमत करीब 250 करोड़ रुपए है। इस इलाके में अवैध कब्जा करने वाले लोग कई अपराध में शामिल,
जिसे देखते हुए बड़े पैमाने पर यह कार्रवाई की गई है। इस मेगा ऑपरेशन में लगभग 20 जेसीबी मशीन, 20 हिटाची, 40 लोडर, 40 डंपर, 100 ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया गया है। कई एकड़ ये जमीन जिसे कब्जा मुक्त कराया गया, अतिक्रमण हटाया गया। थाईलैंड ने कंबोडिया पर एयर स्ट्राइक कर दी। F-16 फाइटर जेट से यह हमला किया गया है। कंबोडिया के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। कंबोडिया के साथ बॉर्डर पर एयर स्ट्राइक से अब तनाव है। तो ये बड़ी खबर, थाईलैंड ने कंबोडिया पर एयर स्ट्राइक की। F-16 फाइटर जेट से यह हमला किया गया है और जहां पर हमला किया गया उस जगह की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। हमले के बाद उस जगह से धुआं उठता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। F-16 फाइटर जेट की मदद से थाईलैंड ने कंबोडिया पर हमला किया है। कंबोडिया के सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया गया है। तो कंबोडिया में बिल्कुल बॉर्डर वाले इलाके में जो सैन्य ठिकाना, वहीं पर यह एयर स्ट्राइक हुआ है, जिससे अब तनाव बढ़ गया है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है। थाईलैंड ने सोमवार सुबह कंबोडिया के ठिकानों पर यह एयर स्ट्राइक की है। थाईलैंड की तरफ से कहा जा रहा है कि उसने सिर्फ सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। थाईलैंड के मुताबिक कंबोडिया कई दिन से सीमा पर भारी हथियार जमा कर रहा था और अपनी सेना को नई जगहों पर तैनात कर रहा था। इसी वजह से उसे हवाई हमला करना पड़ा। अपनी सुरक्षा का हवाला देते हुए थाईलैंड ने जो कंबोडिया पर हमला किया है उसको थाईलैंड जस्टिफाई कर रहा है। लेकिन सवाल यह कि क्या थाईलैंड और कंबोडिया के बीच अब ये युद्ध का दुनिया में एक नया मोर्चा खुलता हुआ नजर आ रहा है? ये सवाल अपने आप में बड़ा हो जाता है। थाईलैंड कह रहा है कंबोडिया कई दिन से सीमा पर भारी हथियार जमा कर रहा था। थाईलैंड कह रहा है कंबोडिया ने अपनी सेना को नई जगहों पर तैनात कर दिया था और इसी वजह से उसे हवाई हमला करना पड़ा। आत्मसुरक्षा में यह हमला किया गया है कंबोडिया पर थाईलैंड की तरफ से। कुल मिलाकर दावा यही किया जा रहा है। तो कंबोडिया पर थाईलैंड की एयर स्ट्राइक, थाईलैंड ने बाकायदा अमेरिका में बने F-16 जो फाइटर जेट है उसका इस्तेमाल किया है और F-16 फाइटर जेट से कंबोडिया बॉर्डर वाले इलाके में उसके सैन्य ठिकाने पर हमले का दावा किया है। हम आगे बढ़ेंगे। सोचिए जरा क्या हो अगर आप अपनी नई थार गाड़ी लेकर सड़क पर बाकायदा टशन से चल रहे हों और अचानक उस नई गाड़ी में आग लग जाए। केरल पलक्कड़ में एक शख्स के साथ कुछ ऐसा ही हो गया। कार को खरीदे सिर्फ 3 दिन हुए थे, अचानक धुआं निकलने लगा और पल भर में ही पूरी कार आग की लपटों में घिर गई। कार में ड्राइवर समेत 2 और लोग सवार थे जिन्होंने कूदकर अपनी जान बचाई। हादसा कोझिकोड पलक्कड़ नेशनल हाईवे पर करीब 4:30 बजे हुआ। जब तक फायर ब्रिगेड पहुंचती तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी। हालांकि स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश भी की लेकिन कोई तरकीब काम नहीं आई। खबर राजस्थान के जयपुर से है, जहां शादी की शॉपिंग करने पहुंची एक महिला और उनकी बेटी के 50,000 रुपए लेकर फरार होने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महिला के पैसे गिरे थे और बदमाश वहीं सड़क से पैसे लेकर फरार हो गए थे। ये घटना जो है वो सीसीटीवी में कैद हुई थी। इसमें साफ दिख रहा है बाजार में रोड पार करते वक्त महिला की जैकेट की जेब में रखी नोटों की गड्डी सड़क पर गिरी। पीछे से आ रहे बाइक सवार 2 बदमाशों की नजर सड़क पर गिरे 50,000 रुपए नोटों की गड्डी पर पड़ी। उन्होंने बाइक रोकी, पैसे उठाए और भागने की कोशिश की और इस बीच महिला और उसकी बेटी को अपने पैसे गिरने का एहसास हो गया। दोनों दौड़कर बदमाशों तक गईं, उनकी बाइक रोकने की कोशिश की लेकिन बदमाशों ने उन्हें धक्का दिया और भाग गए। पुलिस ने करीब 300 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और इसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 20,000 रुपए भी बरामद कर लिए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।